जय हिंद साथियों, स्टडी ल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार आपसे फिर सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूएनओ के बारे में, या फिर आप इसको यूएन यूनाइटेड नेशन भी बोल सकते हैं। आखिर क्यों दुनिया को ये लगा कि दुनिया के अंदर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जिसका कंट्रोल पूरे दुनिया के ऊपर हो। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, लोगों को क्यों लगा ऐसा, क्या उसने सबसे पहले इसका जरूरत क्यों पड़ा, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, वो 1914 से लेकर के 1918 तक, मतलब 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ था। इसमें से पूरी दुनिया जो थी वो दो खेमे में बट गई थी। एक तरफ जहां पर यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ था, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका था। दोनों की जो विचारधाराएं थी वो बिल्कुल अलग थी। उसके बाद जब ये 1914 से लेकर के जब ये 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो लोगों को लगा कि क्यों नहीं एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिसका कंट्रोल पूरी दुनिया के ऊपर हो और पूरी दुनिया उस संस्था के द्वारा कहीं कहीं बातों को माने। आप लोगों को पता है कि कोई भी जो युद्ध होता है वो किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है, चाहे वो देश हारा हो उस युद्ध में या फिर जीता हो, क्योंकि युद्ध में बड़े स्तर पर जान और माल दोनों की नुकसान होती है। उसके बाद उस समय जब 1914 से लेकर के 18 तक जब प्रथम विश्व युद्ध जब हो गया था, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनका नाम था वुडरो विल्सन। नाम क्या था? वुडरो विल्सन। इन्होंने जो विश्व युद्ध को जो समाप्त किया गया था वो वर्साई की संधि के तहत समाप्त किया गया था, जो 1919 में हुई थी वर्साई की संधि, जिसको आप लोगों ने कई बार इतिहास के पन्नों में पढ़ा होगा। वुडरो विल्सन को लगा कि क्यों नहीं एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिसके ऊपर पूरी दुनिया का कंट्रोल हो, पूरी दुनिया के लोग इसकी बातों को मानेंगे। और फाइनली ये हुआ कि 10 जनवरी 1920 ईस्वी को 10 जनवरी 1920 ईस्वी को लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। अब लीग ऑफ नेशन को अगर हम लोग हिंदी में बोलेंगे तो हम लोग इसको हिंदी में राष्ट्र संघ बोलेंगे। लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। आखिर इस लीग ऑफ नेशन को स्थापना करने का आखिर मेन पर्पस क्या था, आखिर इस लीग ऑफ नेशन का एम क्या था, कि लीग ऑफ नेशन को किस लिए बनाया गया था? तो इसका जो मेन एम था वो व्यापार को बढ़ावा देना था, स्वास्थ्य को देखना था, सुरक्षा को देखना था, और सबसे बड़ा इसका जो मेन पर्पस था, उनका पर्पस ये था कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक हो गया है, लेकिन जो द्वितीय विश्व युद्ध है, इस विश्व युद्ध को रोकना जो था वो लीग ऑफ नेशन का सबसे बड़ा जो था इसका एम था। तो आखिर ये जो लीग ऑफ नेशन था वो अनसक्सेस कैसे हो गया? आखिर जब इसका पर्पस था लीग ऑफ नेशन का कि हमको द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होने देना है, तो आखिर द्वितीय विश्व युद्ध कैसे हो गया? तो इसके फेलियर के दो रीजन थे। सबसे बड़े रीजन कि जो वुडरो विल्सन थे वो अमेरिकी राष्ट्रपति थे। इस लीग ऑफ नेशन में जो सदस्य देश जो शामिल होना चाहते थे, तो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो देश इस लीग ऑफ नेशन में शामिल होना चाहते थे, उन देश को अपने देश के संसद भवन से एक प्रस्ताव पारित करवाना होता था और उसमें यह बताना होता था कि हम अपने देश को इस लीग ऑफ नेशन में शामिल कर रहे हैं, मतलब हम इस राष्ट्र संघ में अपने आप के जो देश है हम लोगों का, उसको इसमें शामिल कर रहे हैं। तो सबसे पहला बात यह था। आपको जानकर यह ताज्जुब होगा कि वुडरो विल्सन जो अमेरिका राष्ट्रपति थे, उन्होंने ही लीग ऑफ नेशन की शुरुआत की थी, लेकिन अमेरिका की संसद ने ही खुद उनको जो है वो पहला बार ये अनुमति नहीं दिया कि आप वो लीग ऑफ नेशन में अमेरिका को शामिल कीजिए। इसका फेलियर का दूसरा रीजन कि आप लोग को पता होगा जर्मनी, हिटलर वगैरह के बारे में। तो जब जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर हमला किया, जब जर्मनी ने रूस के ऊपर हमला किया, जब जर्मनी ने बाल्टिक देशों की जमीनों को कब्जाते गया, उस समय भी ये लीग ऑफ नेशन जो था ये बस एक मुखौटा की तरह दिखता रहा और किसी भी तरीके से इसने जो था वो जर्मनी के ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, किस तरह का एक्शन नहीं लिया, जिसके कारण लोगों ने इसके ऊपर से लोगों का एक विश्वास उठ गया और ये जो संघ था वो धीरे धीरे कमजोर हो गया। उसके बाद बात आती है कि 1914 से लेकर 18 तक पहला विश्व युद्ध हुआ था, लेकिन दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था वो 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। अब ये जो लीग ऑफ नेशन था, इसका मेन जो एम था वो ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध को होने नहीं देना, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया तो ये लीग ऑफ नेशन का तो कोई औचित्य नहीं रह गया। औचित्य का मतलब उसका तो अब कोई मतलब वैल्यू ही नहीं रह गया। तो फिर से दुनिया को लगा कि क्यों नहीं एक ऐसा हम लोग संस्था को तैयार करें जो पूरी दुनिया के ऊपर उनका जो होगा वो कब्जा होगा, एक तरीके का मतलब पूरी दुनिया के ऊपर उसका रूल लागू होगा और पूरी दुनिया के जो लोग होंगे उनके बातों को मानेंगे। उसके बाद द्वितीय विश्व जब 1939 से लेकर 1945 तक चला, तो उसके बाद अमेरिकी के फिर एक राष्ट्रपति आए जिनका नाम था डी रूजवेल्ट। आप लोग नाम इनका सुने होंगे, डी रूजवेल्ट का। ये डी रूजवेल्ट ने ही
इनके मन में एक विचार आया कि हम लीग ऑफ नेशन को मतलब जो राष्ट्र संघ था इसमें हम थोड़ा सा सुधार करेंगे, परिवर्तन करेंगे और थोड़ी सी इससे और मजबूत संस्था बनाएंगे। और उन्होंने ही ये यूएनओ, जिसको आज हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इसी को हम लोग यूएन भी बोल सकते हैं, यूनाइटेड नेशन, या फिर इसी को हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। उनका जो विचार आया था वो सबसे पहले डी रूजवेल्ट को ही आया था। तो आई होप यहां तक तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि आखिर डी रूजवेल्ट ने जब किया तो आखिर इसकी स्थापना कब की गई थी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1939 से लेकर के 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था, और जब डी रूजवेल्ट का मन में ये विचार आया कि यूएनओ भी एक संस्था होनी चाहिए, तो 1945 में जो था वो इस यूएनओ का जो था वो स्थापना किया गया था। मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ, मतलब उसकी जो स्थापना हुई वो 1945 में ही हुआ। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि आखिर जो ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ क्वेश्चन आता है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो मुख्यालय है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन अगर पूछेगा कि यहाँ पर जो था वो क्यों बनाया गया, तो देखिए सबसे पहली बात आप लोग को पता है कि डी रूजवेल्ट ने ही जो था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का विचार लाया था। और इसको बनाने के पीछे एक और रीजन था कि अमेरिका के एक बहुत बड़े आदमी थे जिनके पास बहुत सारा जमीन था। उन्होंने ये कहा कि पूरी दुनिया के ऊपर अगर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन काम करना चाहता है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से इसका मेन मोटो ये रहा, ये भी व्यापार को बढ़ावा देगा, ये भी समाज से रिलेटेड काम करेगा, ये भी सुरक्षा से रिलेटेड काम करेगा। और इसका मेन मोटो जो था यूनाइटेड नेशन का और अभी तक है कि ये तृतीय विश्व युद्ध का मतलब थर्ड वर्ल्ड वार को ये नहीं होने देगा। तो जब उनको लगा कि आखिर ये ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ा काम करना चाहती है तो क्यों नहीं इसके लिए कुछ काम किया जाए। और अमेरिका के एक आदमी ने लास्ट में उन्होंने 17 एकड़ जमीन को उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को फ्री में गिफ्ट कर दिया, मतलब दान दे दिया, डोनेशन दे दिया, ताकि वहां पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर वगैरह को बनाया जा सके, उनके ऑफिसेज वगैरह को खोला जा सके। और ये फ्री में दे दिया गया था 17 एकड़ जमीन को। तो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि आखिर ये जो यूनाइटेड नेशन है, तो ये यूनाइटेड नेशन में कितने सदस्य देश हैं। आखिर यूनाइटेड नेशन आखिर इतने बड़ी संस्था है, तो इस संस्था में आखिर अभी के टाइम में टोटल कितने देश हैं। तो अभी अगर हम लोग वर्तमान में बात करेंगे तो ये 193 सदस्य देश अभी इसके पास टोटल में है। और इसमें से जब यह स्टार्ट हुआ था तो उस समय इसके पास मात्र और मात्र 51 सदस्य देश थे। अभी अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में टोटल अभी कितने देश हैं, तो 193 कंट्रीज हैं, जबकि स्टार्टिंग में इसके पास ओनली 51 कंट्रीज हुआ करते थे। अगर आपसे पूछेगा कि अभी जो है वो सबसे लास्ट में संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे लास्ट में आखिर जुड़ने वाला देश कौन सा था, तो वो था दक्षिणी सूडान। आप लोग को एक बार क्वेश्चन ये वाला भी शायद पूछा हुआ था कि दक्षिणी सूडान जो था वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे आखिरी वाला देश था, मतलब 193वें नंबर पर जो था वो संयुक्त राष्ट्र संघ में दक्षिणी सूडान ही जो था वो अपनी सदस्यता को ग्रहण किया था। ठीक है, तो यहां तक तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर दक्षिणी सूडान क्वेश्चन पूछता है तो 193 नंबर में, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे लास्ट का जो मेंबर था वो दक्षिणी सूडान ही था। चलिए अब हम लोग यहां पर समझते हैं कि आखिर यूनाइटेड नेशन जब है तो हर देश का जितने भी सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं तो सभी के पास अपना कुछ ना कुछ उसका झंडा होता है, सबका पास अपना उसका कुछ ना कुछ निशान होता है। तो आखिर यूनाइटेड नेशन का झंडा किस तरीके से है, चलिए अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए अब हम लोग समझते हैं यूनाइटेड नेशन का मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का जो झंडा है उसके बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना झंडा है। जिस तरीके से आप ऐसा समझिए कि जब भारत जब आजाद हुआ था तो भारत इस झंडे को लेकर के कितनी सारा बवाल हुआ भारत में। कई जगह पर तो झंडा लहराने के समय में हमारे कितने सारे क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने मारकर उनको मतलब उनकी हत्या कर दी थी। उसी तरीके से यूनाइटेड नेशन का भी अपना झंडा है। तो देखिए हमने यहाँ पर झंडा को छाप लिया है। सबसे पहले आपको एक चलिए झंडा मान लेते हैं यूनाइटेड नेशन का है, और ये जो पीछे का जो कलर दिख रहा है ना यहाँ पर जो है वो हल्का नीला रंग है, मतलब आपको लाइट ब्लू कह सकते हैं, हल्का नीला रंग। यहाँ पर आपको गूगल वगैरह में जब करिएगा तो वहां पर आपको यूनाइटेड नेशन का झंडा मिल जाएगा इसी तरीके से। तो यहाँ का जो कलर ये आपको दिखेगा ये पूरा का पूरा कलर होगा वो हल्का नीला रंग में मिलेगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बीच में एक प्लस का साइन है और उसमें से ये गोल गोल सा सर्कल बना हुआ है। ये सर्कल जो है ये व्हाइट कलर से किया गया है, मतलब व्हाइट इसलिए क्योंकि व्हाइट जो होता है वो शांति का प्रतीक होता है, मतलब वो पीस का एक सिंबल होता है। उसके बाद ये जो गोल गोल है मतलब समझ जाइए कि ये पूरा हम लोग का अर्थ है, और इस अर्थ के बीच में जो है वो बहुत सारे जो देश बनाए गए हैं, मतलब सब देश का जो आपके पास जितने सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं उन सारे कॉन्टिनेंट्स को मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि वर्ल्ड मैप को ही ला करके यहाँ पर रख दिया गया है, आप ऐसे ही इसको बोल सकते हैं। उसके बाद इसके दोनों तरफ से जो है वो यहाँ पर एक ऑलिव की जो है वो शाखाएं डाली गई है, मतलब टहनी डाली गई है। ऑलिव को हम लोग जैतून बोलते हैं,
और ये जो जैतून होता है ये भी जो होता है वो पीस का सिंबल होता है, मतलब ये भी जो होता है वो शांति का प्रतीक होता है। तो मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेन उनका पर्पस ये है कि पूरी दुनिया में एक शांति को स्थापित किया जा सके, जिसके तहत पूरी दुनिया के लोग जो होंगे वो बहुत अच्छे तरीके से रहेंगे। और इसका मोटो ये भी है कि हम अपने यहाँ पर व्यापार को बढ़ावा देंगे, एक देश दूसरे देश से बहुत अच्छे तरीके से व्यापार करेगा, क्योंकि एक देश दूसरे देश से अगर व्यापार करेगा तो दुनिया में देशों के बीच में जो युद्ध की जो स्थिति होती है वो बहुत कम हो जाती है। जैसे आप ऐसे समझिए कि अगर आपके पड़ोसी से अगर आपका रिलेशन अच्छा है, अगर आप उसको किसी चीज में काम दे रहे हैं और वो भी अगर आपको किसी चीज में काम दे रहा है, तो दोनों के बीच में लड़ाई करने की जो मतलब सीमाएं होती है वो बहुत कम हो जाती है, उसमें से थोड़ा सा कमी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि दोनों लोग थोड़ा थोड़ा मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पड़ोसी से अगर आपका कुछ भी थोड़ी सी भी आपका जो सीमाएं है वो अब मतलब आप ना तो आप उसके काम आ रहे हैं और ना ही वो आपके काम आ रहा है, तो फिर आप दोनों में जो लड़ाई करने की जो ज्यादा जो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब थोड़ा सा भी अगर कुछ होगा तो दोनों आपस में लड़ पड़ेंगे। लेकिन अगर दोनों के बीच में इस तरह का रिलेशन होता है, छोटा मोटा भी रिलेशन अगर होता है, तो दोनों में थोड़ी सी प्रेमता मित्रता देखने के लिए मिलती है। तो उसी तरीके से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी ये चाहता है कि देशों के बीच में व्यापार हो, क्योंकि अगर व्यापार होगा तो युद्ध की जो स्थिति होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी बड़ी संस्था है, तो आखिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जब चलती होगी तो यहाँ पर कोई तो लैंग्वेज होता होगा ना। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई एक संस्था चलाते हैं तो उस संस्था में कोई एक लैंग्वेज होता होगा। तो चलिए देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का आखिर कौन कौन सा लैंग्वेज होता है, कि यहाँ पर कौन कौन से लैंग्वेज में हम लोग बात कर सकते हैं, क्या यहाँ पर हिंदी है या हिंदी नहीं है। तो चलिए अब हम लोग यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संयुक्त राष्ट्र का जो भाषा है, इस भाषा के हम लोग के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पास टोटल 6 भाषाओं को वहां पर शामिल किया गया है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग मतलब संयुक्त राष्ट्र में 6 भाषाएं ही वहां पर चलती है। अब देखिए देखते हैं कि आखिर वो 6 भाषाओं का नाम क्या क्या है, हम लोग उसको कैसे याद रखेंगे। अब देखिए वो 6 भाषाओं का नाम क्या है। देखिए आप लोग को याद करने का मैंने एक छोटा सा ट्रिक तैयार किया है। जैसे कि आप ऐसे याद रख सकते हैं एबीसीडी के जो अल्फाबेट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग, ए के बाद बी नहीं, सी के बाद डी नहीं, ई के बाद एफ, उसके बाद फिर आर और फिर एस। अब इसमें से देखते हैं कि भाषाओं को कैसे हम लोग याद रख सकते हैं। तो समझिए, सबसे पहले ए का मतलब होता है यहाँ पर अरबिक, अरबिक का मतलब जिसको हम लोग अरब वाला बोल सकते हैं, अरबी। सी का मतलब यहाँ पर हो जाएगा चाइनीज, चाइनीज का मतलब जिसको आप लोग चीनी भाषा बोल सकते हैं। ई का मतलब यहाँ पर हो जाएगा इंग्लिश, जिसको आप लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं। एफ का मतलब हो जाएगा फ्रेंच, फ्रेंच का मतलब आप लोग बोल सकते हैं फ्रांसीसी भाषा। कौन सा भाषा? फ्रांसीसी भाषा। उसके बाद यहाँ पर आर का मतलब हो जाएगा रसियन, रसियन का मतलब जो रूस का जो भाषा होता है उसको हम लोग रसियन भाषा बोलते हैं। और सबसे आखिरी में यहाँ पर आएगा एस का मतलब स्पेनिश, जो स्पेन की भाषा है। तो ये 6 भाषाओं को जो है वो संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत इन 6 भाषाओं को मान्यता प्राप्त दी गई है। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि आखिर संयुक्त राष्ट्र का जो ये 6 भाषाएं हैं, तो क्या ये 6 भाषाएं जो होगा वो ऑफिशियल लैंग्वेज है? नहीं, कामकाज करने के लिए ये 6 भाषाओं का जरूरत नहीं पड़ता है। काम का जो होता है वो मेनली इंग्लिश में और फ्रेंच में, यही 2 लैंग्वेज में जो होता है वो ऑफिशियल लैंग्वेज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का है। जितनी भी सारी जो ऑफिशियल जो काम होती है वो या तो इंग्लिश में होती है या तो फ्रेंच में होती है। वैसे तो अरबिक, चाइनीज, स्पेनिश, रसियन ये भी भाषाएं हैं, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब जो कामकाज वाला जो लैंग्वेज होगा वो लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच ही होगा। तो आई होप यहाँ तक संयुक्त राष्ट्र का जो भाषा कौन कौन सा है इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा।